जय हिंद सभी लोगों को। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ इसका पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस अंत तक वीडियो देखना है, तब आप अंत में बताना मुझे कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ। कोई भी दुख होगा शिक्षा के विकास से संबंधित वो सारे दूर किए जाएंगे। क्या सब हम पढ़ेंगे आज? इससे पहले वाले लेक्चर हमने क्या सब पढ़ा था? तो उससे पढ़ा था भारत में समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ा था हमने। आज हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा का विकास। सारी समितियां जितने भी आए आज़ादी के बाद तक वो सारी कंप्लीट करेंगे हम। कौन सा कंप्लीट नहीं करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे बस इसमें, बाकी सारे कंप्लीट करेंगे। और क्यों ये टॉपिक ज़रूरी है? पिछले 1-2 सालों से नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए मेंस या प्री ज़रूर पूछेगा। प्री में नहीं पूछे, मेंस में ही पूछेगा ना पूछे, ऐसे में ही सेक्शन में आएगा। पेपर सोशल इशू के में ही डाल सकता है, लेकिन डालेगा ज़रूर, ठीक ना। तो हम क्या सब पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। पश्चिमी विद्या की लोकप्रियता का बढ़ना, राजा राम मोहन राय। आंग्ल प्राच्य विवाद, भारत की शिक्षा पद्धति और प्राचीन की जो पाश्चात्य देश हैं उनकी शिक्षा पद्धति के बीच जो विवाद है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा चार्ल्स वुड का राजपत्र, जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चार्ल्स वुड का राजपत्र। हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। उसके बाद 1913 का शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग पढ़ेंगे। दोहरे शासन के अंतर्गत शिक्षा, जब द्वैध पद्धति फिर से लागू की गई भारत में, तब शिक्षा का विकास कैसे हुआ 1919 ईस्वी के बाद, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हर्टोग समिति पढ़ेंगे। मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो महात्मा गांधी का था, और शिक्षा की सार्जेंट योजना, राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। अब क्या बनाया जा रहा है? हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक ना। तो यूजीसी को अब रिप्लेस किया जाएगा कुछ दिनों में। कोठारी शिक्षा आयोग और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, ये 86 वाला है। इतना सब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये कौन सा बुक है? ये बीएल ग्रोवर की बुक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक ना। भारत में शिक्षा के वृद्धि और विकास का इतिहास। 18वीं शताब्दी में भारत में हिंदू और मुस्लिम शिक्षा केंद्र लुप्त प्राय हो गए थे। 18वीं शताब्दी में क्यों? जब भारत में पूरा मुगल साम्राज्य गिरा तो उसके साथ साथ हर सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम में देश पिछड़ता चला गया, ठीक ना। जो कुछ क्षेत्रीय वहाँ पर शिक्षा था, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं थी कि पूरे देश को लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा ग्रहण भी करते थे तो संभ्रांत और उच्च वर्ग के लोग जो थे वही शिक्षा ग्रहण करते थे। देश में अनेक राजनीतिक उथल पुथल के कारण ऐसी अव्यवस्था हो गई कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही विद्या उपार्जन में न लग सके। मुसलमानों के काल में विद्यालयों का ध्यान प्रायः अभाव रहा। जब इस्लामिक शासन शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत से, और तब से लेकर औरंगजेब के बाद तक, जब तक अंग्रेज आए हैं भारत में, विद्यालयों को ध्यान देना लगभग बंद हो चुका था। जो भारत की प्राचीन गुरुकुली पद्धति थी वो सब लगभग में ख़त्म हो गए थे। 21 फरवरी 1784 को लिखे एक पत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि उत्तर और दक्षिण के सभी प्रमुख नगरों में विद्यालय जन मतलब धन के, आदमी के, मैन पावर के और भवन सभी प्रकार के अभाव से क्षीण अवस्था में थे। किसने बोला ये? वॉरेन हेस्टिंग्स ने पत्र लिखा वहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। यद्यपि कंपनी 1765 से राज्य करने लगी थी, परंतु उसने समकालीन इंग्लैंड की परंपरा के अनुसार विद्या का भार निजी हाथों में ही रहने दिया। उस समय इंग्लैंड में परंपरा थी कि शिक्षा का भार निजी हाथों के लोगों में होगा, और वही चीज़ उसने यहाँ भी रहने दिया। फिर भी समय समय पर कंपनी के अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इस ओर ध्यान आकर्षित करते रहते थे कि भाई यहाँ पर शिक्षा कुछ व्यवस्था करो। कंपनी की सरकार ने प्राच्य विद्या ओरिएंटल लर्निंग के प्रसार के लिए कुछ निरुत्साह से प्रयत्न किए। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इसकी शिक्षा के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स की। फारसी अरबी का अध्ययन किया जाता था यहाँ पर, ये आज भी है कलकत्ता में।
1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट श्री डंकन के प्रयत्नों से फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन और प्रसार करना। जो हमारे देश में प्राचीन हिंदू धर्म का साहित्य और कानून इन सब था, मनुस्मृति वगैरह था या उपनिषद थे, उनका अध्ययन करना। इन प्राच्य विद्याओं के प्रसार के लिए किए गए आरंभिक प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए। प्रायः शिक्षक अधिक और विद्यार्थी कम होते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस प्राचीन विद्या प्रणाली को पुनर्जीवित करने की निंदा की। उन्होंने बोला कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे धर्म की बातें पढ़ाओ इनको, ठीक ना। और निंदा की उन्होंने क्या बोला कि ये सब, इन सबको पुनर्जीवित मत करो, और इस बात पर बल दिया कि पाश्चात्य साहित्य और ईसाई मत अंग्रेजी माध्यम के द्वारा ही प्रसारित किया जाना चाहिए। जो पश्चिमी साहित्य है और जो ईसाई मत है उसको अंग्रेजी भाषा बनाकर प्रसार करना चाहिए भारत में। सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साहित थे। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों के शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। किसके लिए की? अधिकारियों की शिक्षा के लिए। अभी जो आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, तो उस समय जो भारत में अधिकारी लोगों को ट्रेन किया जाता था, उसी के लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, 2020 पीटी का क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का स्थापना क्यों की गई थी। तो ये 2020 यूपीएससी का प्री का पेपर का क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का स्थापना क्यों की गई थी। इस कॉलेज में अंग्रेजी, हिंदुस्तानी कोश और हिंदुस्तानी व्याकरण, कुछ अन्य पुस्तकें प्रकाशित की, परंतु यह कॉलेज 1802 में डायरेक्टरों की आज्ञा पर बंद कर दिया गया। 1800 ईस्वी में खुली और 1802 में बोला कि बंद करो इस कॉलेज को, प्रशासनिक वाले को, तो बंद कर दिया गया। किसने खोला था? वेलेजली ने। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपया भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया। मात्र 1 लाख रुपया भारत में पूरे एजुकेशन के प्रसार के लिए रखा गया। और इस प्रकार इस क्षेत्र में एक तुच्छ सा प्रयत्न किया गया। यह धन, और 1813 में क्या किया गया था? मिशनरियों को बोला गया था कि आप भारत में अब अंग्रेजों की आज्ञा को लेकर आप पूरे भारत में अपने ईसाई धर्म को फैला सकते हो, ठीक ना। 1813 में ही हुआ था। मिशनरियों को परमिशन दिया गया था कि आप भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं। यह धन साहित्यिक पुनरुद्धार, उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए निर्धारित किया गया था। कंपनी को अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हो। कंपनी को, इंग्लैंड की आबादी बहुत कम, उनको राज करना है पूरे भारत पर, तो उनको लोग चाहिए प्रशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए। ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, ग्रुप बी में तो कोई जाता नहीं था। तो ऐसे कर्मचारी जो थे उनको कहाँ से लाएगा? तो उनको बोला कि इनको ब्राउन अंग्रेज बनाओ, इनको हमारी शिक्षा दीक्षा दो, इनको पश्चिमी ज्ञान से भर दो, ताकि ये हमारे लिए काम कर सके भारत में रह के, ठीक ना। तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो स्थानीय भाषाओं को अच्छे ज्ञाता हो और अंग्रेज के समर्थक हों। वो न्याय विभाग में संस्कृत, फारसी, अरबी भाषा के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, ताकि वे लोग अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सके, हिंदू मुस्लिम कानून की व्याख्या कर सके। भारतीय रियासतों के साथ साथ पत्र व्यवहार करने के लिए राजनीतिक विभाग को फारसी पढ़े लिखे व्यक्तियों की भी आवश्यकता थी। उस समय भारत में फारसी का अधिक चलन था, कोर्ट वगैरह समय फारसी ही चलता था। और हिंदू मुस्लिम का जो लॉ है वो पढ़ के कौन समझाएगा न्यायाधीश महोदय को, क्योंकि उस समय उसी हिसाब से चलाया जाता था। अभी तो पूरे भारत में एक कानून लागू नहीं हुआ था। हिंदुओं का कानून हिंदुओं पर लागू था, मुसलमानों का कानून मुसलमानों पर लागू था। आगे है कि बस यही था इसमें। पश्चिमी विद्या की लोकप्रियता बढ़ाना और राजा राम मोहन राय जी की बात कर रहा है। पश्चिमी विद्या की लोकप्रियता का बढ़ना और राजा राम मोहन राय, जिन कारणों से फैसला पाश्चात्य और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में हुआ, वे थे मुख्यतः आर्थिक रीजन ही था कि पाश्चात्य शिक्षा को लोगों ने बढ़ावा दिया अपने देश में, कि नौकरी तो मिले कम से कम। भारतीय लोग ऐसी शिक्षा चाहते थे जो उन्हें अपनी
जीविका आप उपार्जन में सहायता करे। कोई भी ऐसी शिक्षा दे दो जो जीविका उपार्जन उनकी सहायता करे। आज भी तो हम यही करते हैं। ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता ना, क्यों पढ़ेगा। उपार्जन करने में सहायता करे। उन्नतशील भारतीय तत्व भी अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विद्या का प्रसार चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज खोलने की सरकार के प्रयत्नों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बोला कि मदरसा या संस्कृत कॉलेज खोल कर तुम हमें क्या पढ़ाओगे, वही दर्शन का ज्ञान दोगे, वही हमें पुरानी दर्शन, पुराने जो विचार हैं वो उसको पढ़ाओगे। हमें पढ़ना है साइंस, हमें पढ़ना है मैथ्स, हमें पढ़ना है पॉलिटी, हमें पढ़ना है हिस्ट्री, हमें तो ये चीज़ पढ़ना है, ये तो तुम पढ़ाओगे नहीं संस्कृत कॉलेज में हमें। इसलिए उन्होंने आलोचना की थी, ये याद रखना। उन्होंने कलकत्ता मदरसा खोलने और बनारस संस्कृत कॉलेज खोलने की राजा राम मोहन राय जी ने आलोचना की थी। उन्होंने 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखा कि संस्कृत विद्या से विद्यार्थियों को व्याकरण की सुंदरताओं अथवा आध्यात्मवाद का तो ज्ञान हो जाएगा, जो कि जानने वाले के जीवन में व्यवहारिक रूप में अधिक उपयोगी नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से तुम जान रहे हो, उपनिषद को जान रहे हो या वेदांत को जान रहे हो, उनका तुम व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हो आज? कुछ भी नहीं। यह विद्यार्थी वही ज्ञान प्राप्त करेंगे जो 2 सहस्त्र पहले उपलब्ध हो गया था। जो 2000 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें तुम हमें पढ़ाओगे तो हम क्या करेंगे आज के समय में। युवा जन वेदांतों के सिद्धांत जो कि इस संसार को भ्रम रूप मानते थे। वेदांत में है क्या कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, भगवान ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी पूरा जगत जो है वो माया है, मिथ्या है। संसार को भ्रम रूप माना जाता है वेदांत के सिद्धांतों में। क्या ज्ञान प्राप्त करने पर इस समाज का अधिक उपयोगी सदस्य नहीं बन सकते हैं? वो तो वेदांत पढ़ के चले जाएंगे जंगल में वो संन्यास ग्रहण करके, तो उनका समाज में क्या काम होगा, क्या वो उपयोगी होंगे समाज के लिए? दोनों हम पक्ष देखेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों देखेंगे हम, ठीक ना। तो वो निश्चिंत से बैठे रहना, ठीक ना, निश्चिंतता से अगर पढ़ते जाएंगे जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आएंगे। भारतीय संस्कृति के पक्ष में भी आएगा, विपक्ष में भी आएगा। वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व के पक्ष का समर्थन करते हुए राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि यदि सरकार की यह नीति है कि देश को अंधकार में रखा जाए तो संस्कृत विद्या पद्धति से अति उत्तम लाभ होगा। मतलब देश को अगर अंधकार में रखना चाहते हो तो लोगों को तुम यहाँ पर संस्कृत विद्यालय में पढ़ा दो, मदरसा में पढ़ा दो, उनको आधुनिक समाज से लेना देना ही नहीं होगा। परंतु स्थानीय जनता को उन्नत करना उनका उद्देश्य है, तो इसलिए उत्तम यही है कि उदारवादी और ज्ञान युक्त विद्या पद्धति अपनाई जाए, जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान इत्यादि सम्मिलित हों। इन विरोधों का प्रभाव हुआ कि सरकार ने अंग्रेजी और प्राच्य भाषाओं दोनों के ज्ञान के प्रसार पर बल दिया। सरकार ने बोला कि हम अंग्रेजी भाषा को भी बढ़ावा देंगे, प्राच्य भाषाओं को भी बढ़ावा देंगे। अतएव 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज के बनाने के लिए अनुदान दिया गया, जिससे अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई जाती थी। मानविकी के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सब, ये सब वहाँ पर पढ़ाना शुरू हो गया। सरकार ने 3 संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, बनारस, आगरा में स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद के लिए भी धन दिया गया। जो यूरोप के साइंस के बुक थे उनको भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी धन उपलब्ध करवाया गया, ठीक ना। ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन था जिसमें राजा राम मोहन राय जी को हमने पढ़ा और भारत में शिक्षा के विकास के लिए कैसे कैसे कदम आगे बढ़ा उसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आंग्ल और प्राच्य विवाद, ठीक ना। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लियस्टिक कंट्रोवर्सी, इन दोनों में खूब विवाद हुआ कि आंग्ल पद्धति को शिक्षा के लिए अपनाई जाए या प्राच्य जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसको शिक्षा के लिए अपनाई जाए। तब इसके पक्ष विपक्ष में यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन कि आपके हिसाब से किसको अपनानी चाहिए, तुलनात्मक रूप से, या फिर बोलता है क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, है ना। क्वेश्चन अगर मेंस का देखा होगा आपने तो। लोक शिक्षा की सामान्य समिति, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में 10 सदस्य थे। इस 10 में 2 दल थे। एक बोलते थे कि ठीक है हम ओरिएंटलिस्टिक हैं, मतलब हम पश्चिमी शिक्षा ले लेंगे, और एक बोलते थे कि नहीं हम प्राच्य लेंगे, मतलब भारत का जो पिछला वाला है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति है उसी को अपनाएंगे। 5-5 को लोग थे। एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था जिसके नेता एस टी प्रिंसेप थे।
नाम याद रखना, प्री पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एसटी प्रिंसिप प्राच्य विद्या दल के समर्थक थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की नीति का समर्थन करते थे। बोलते थे कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है उसी को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी ओर आंग्ल दल जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। दोनों दल के बराबर होने के कारण यह समिति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती थी। दोनों दल में 5-5 सदस्य थे, इसलिए समिति में 5 वो बहुमत में हो जाते तो वही बहुमत बराबर हो जाता था, कोई किसी को बहुमत मिलता ही नहीं था, प्रायः गतिरोध हो जाता था। अंत में दोनों दलों ने अपना विवाद निर्णय के लिए गवर्नर जनरल के सम्मुख रखा। गवर्नर जनरल को बोल रहा कि हमारा प्राच्य और पाश्चात्य के विवाद सुलझा दो। कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य होने के अधिकार से 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकॉले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण माइन्यूट लिखा और उसे परिषद के सामने रखा। कार्यकारिणी परिषद का सदस्य था लॉर्ड मैकाले। उसने अपना माइन्यूट पत्र लिखा। पूछा जाता है कि माइन्यूट पत्र किससे संबंधित है। मैकाले का हजारों बार बीपीएससी यूपीपीसी समय पूछा है। मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। विशुद्ध रूप से औपनिवेशिक सोच का इंसान मैकाले, जो गोरे को समझता था कि हम गोरे हैं इसलिए अधिक देश हैं, अधिक देवता, मतलब हम देवता तुल्य हैं, इन काले लोगों पर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वगैरह वगैरह। तो औपनिवेशिक सोच तो आप समझ ही सकते हैं। मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। उसने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। उसने क्या बोला ये सुनना कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, अलमारी का एकमात्र रैक भारत और अरब साहित्य, समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। भारत और अरब यानी कि अरेबियन कंट्रीज जो उनके जितने साहित्य हैं, उनके जितने इतिहास में पूरे साहित्य हैं, इन सब को यूरोप की एक अलमारी के एक रैक के बराबर भी उनमें ज्ञान नहीं है। ये होता है तिरस्कार देना। यही हमें मिला अंग्रेजों से, तिरस्कार। समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग, महत्व और दावे के विषय में उसने कहा कि जो कोई यह भाषा जानता है उसको उस महान बौद्धिक ज्ञान जिसे संसार के सबसे बुद्धिमान राष्ट्रों ने उत्पन्न किया और गत 90 पीढ़ियों से हस्तांतरित किया है, उनको सुगमता से उपलब्ध करने की शक्ति पहले से ही प्राप्त है। उसने बोला कि जो अंग्रेजी जानता है वही सब कुछ है, और वो सही बोल के चला गया। आज भी तो हमारी मानसिकता यही है, यही तो औपनिवेशिक मानसिकता हम आज भी देख रहे हैं ना, कि जो अंग्रेजी जानता है भले ही उसको कुछ ना आता हो अंग्रेजी के अलावा, लेकिन वही सब कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गत 90 पीढ़ियों से हस्तांतरित किया, और ये सब है। स्थानीय लोग भी सरकारी कार्यालयों में इनका प्रयोग करते थे। शासक वर्ग की भाषा थी अंग्रेजी, शासक वर्ग की, और स्थानीय लोग भी इसका उपयोग करते थे। यह पूर्वी समुद्रों में व्यापार की भाषा भी बनने वाली थी। मैकाले ने यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख भी किया, और संभवतः वह पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हों, परंतु प्रवृत्ति, विचार और नैतिक मानदंड और प्रज्ञा इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इंटेलेक्ट। विचार से, उसके बाद से रक्त रंग से केवल भारतीय हो, विचार, प्रवृत्ति, नैतिक मानदंड, इन सब से वो ब्रिटिश हो, इंग्लिश मैन हो, अंग्रेज हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेज, ब्राउन इंग्लिश मैन बनाना चाहता था। आज भी आपके आस पड़ोस होंगे ही ऐसे लोग जो ब्राउन इंग्लिश मैन होते हैं, निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सके। और उनका जो अंग्रेज़ों का निम्न स्तर का काम होता था, मुंसिफ का काम करना, ये सब काम वो संभाल सके, ऐसे लोग उसको चाहिए थे नौकरी करने के लिए, ताकि ऐसे लोग अगर हमें अच्छा समझेंगे, गोरे लोगों को अच्छा समझे, तो ये कभी हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो भारतीयों में हो ही नहीं सकता। हमने तो पढ़ाई लिखाई उनसे ज़रूर, हमने उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्होंने हमारे शिक्षा को जो समझा था कि हम उनके बस चटुकार बन के रहेंगे, वो हम नहीं रहे। आगे आएगा सब। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो जिनको उदारवादी कहा जाता है, उन्होंने बोला कि मैकाले जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपका ही विचार सर्वमान्य है। हम आज से भारत में आंग्ल पद्धति की शिक्षा पद्धति को लागू करने जा रहे हैं, और भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करे, और सभी धनराशियां इसी निमित्त दी जानी चाहिए, ऐसा आदेश दिया। किसने? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक जी के कहने के बाद, उनका मुहर लगने के बाद, यहाँ से तय हो गया कि अब भारत में आंग्ल पद्धति से शिक्षा दीक्षा
करवाया जाएगा। हमारे जो अपने दर्शन है, हमारा जो भारतीय गणित था, वैदिक गणित था, लीलावती जैसे ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए थे, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री खोज की थी, भास्कराचार्य थे, और भी बहुत सारे, नागार्जुन हैं जिन्होंने बहुत पहले माध्यमिका सूत्र में क्या लिखा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का है, वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध था। वो सब गया कचरे के ढेर में और हम इंग्लिश मैन बनने चल गए, आज भी बन रहे हैं शायद। हमारी अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ से गुल हो गई और अब से हमारे शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रह गया, वो है नौकरी। इसका अनुभव सब लोग करते होंगे। यह मैकाले पद्धति, मैकाले सिस्टम एक क्रमबद्ध प्रयत्न था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार ने भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न किया। जो भारत के संभ्रांत उच्च वर्ग थे उनको उसने अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा प्रयत्न करना देना शुरू कर दिया। मैकाले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था। यह भी आएगा आगे, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको कहा जाता है। यह स्पष्ट जानता था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। वह विप्रवेशन सिद्धांत, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में विश्वास करता था। ये थ्योरी क्या होता है, ये ले लो, यहाँ पर 5 लोग रह रहे नीचे, 500 लोग रह रहे हैं नीचे, ऊपर 20 लोग रह रहे हैं। वो बोलता था कि इन 20 को अच्छे शिक्षा दे दो, इन 20 को अच्छे शिक्षा दे दो, समाज में यहाँ से शिक्षा छन छन के नीचे के लोगों तक पहुँच जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सामान्य भारतीय हैं, हम क्या करते हैं, हमसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या शासक वर्ग होता है या जो सेलिब्रिटी होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, वो किस तरह के खाने खा रहे हैं, वो किस तरह का लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, यही तो करते हैं। या शासक वर्ग जो हमारे यहाँ वो किस तरह से रह रहे हैं, है ना। तो हमारे घर में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि हमारे मालिक लोग किस तरह की जीवन पद्धति को अपना रहे हैं। ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज कोई दिल पर लेके मत बैठ जाना कि नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या होता है ना, जो उच्च वर्ग होता है उसको हमेशा निम्न वर्ग चाहता है कि मैं उस तरह के लाइफ स्टाइल को जीऊँ। तो शिक्षा छन छन के निम्न वर्गों तक पहुँच जाएगी अगर हम ऊपर वाले उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे। यही था इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, विप्रवेशन सिद्धांत। समझ गए होगे। विश्वास करता था अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग एक दुभाषीय श्रेणी के रूप में कार्य करेंगे, एक क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स, भारतीय भाषा और साहित्य को समृद्धशाली बनाएंगे और इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार मैकाले के इस सिद्धांत का प्राकृतिक परिणाम भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी भाषा के सहायक के रूप में बढ़ावा देना था। जो भारतीय भाषा हैं उनको अंग्रेजी भाषा का सहायक मात्र बना के रख देना था। आज भी तो यही है। क्वेश्चन यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, छापती है अंग्रेजी में, ट्रांसलेट करती है हिंदी में, बोलती है अगर हिंदी माध्यम में कुछ गलत है तो अंग्रेजी माध्यम वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अपनी भाषा है वो दोयम दर्जे की हो गई। आज भी औपनिवेशिक सोच जो है वो तो आज भी चारों तरफ है हमारे, है ना। कोट पैंट पहन के हम रूम में बैठते हैं और एसी लगाते हैं 18 डिग्री पर, जबकि गर्मी में तो हमारे यहाँ कुर्ता ज़्यादा आरामदेह होता है ना। किसी ने सोचा ही नहीं होता कि इंटरव्यू में टाई लगा के क्यों जाना ज़रूरी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात सरकार ने देसी भाषाओं के विकास के लिए कुछ अनमने से प्रयत्न किए। इन भाषाओं के साहित्य का विकास जनता की आवश्यकताओं तथा उनकी कल्पना शक्ति पर छोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमेसन 1843 से 53 ने देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश जो है उसके लिए किसने बनाया था? जेम्स टॉमेसन ने बनाया था। ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई थी देसी भाषा के द्वारा, कि गांव के स्तर पर देसी भाषा में कैसे शिक्षा दी जाए। छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिए गए। अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक ही सीमित रह गई। ग्रामों में क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और कृषि विज्ञान जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रबंध किया। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया। टॉमेसन की इच्छा यह थी कि भूमि कर और लोक निर्माण विभाग के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराए जाएं।
उसने क्या बोला कि हम जो लैंड रेवेन्यू वसूलते हैं या हमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके लिए हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। इसके लिए उसने शिक्षा देना शुरू किया था, कृषि विज्ञान सबका और क्षेत्र नीति सबका। समझ रहे हो ना? क्षेत्र नीति क्यों? क्योंकि खेत नाप के उसके हिसाब से उसको कर लेना है। और कृषि विज्ञान क्यों? क्योंकि फसलों के बारे में उसको ज्ञान चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए किसने किया था? ये जेम्स टॉमसन ने, आधुनिक उत्तर प्रदेश सब में। पहला अब आएगा जिसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 का शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 1854 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था बंधुओं? जल्दी से बताओ। ये था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। डलहौजी के समय में बहुत सारे सुधार हुए हैं भारत में। न चाहते हुए भी वो लोग कुछ अच्छा कर गए हमारे लिए। वो था कि हमें पढ़ना लिखना आधुनिक दुनिया से जोड़ दिया, है ना? जैसे भी जोड़ा, जिस भी भाषा में जोड़ा, ठीक। तो 1854 में शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आएगा। सर चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एबरडीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे ये। अंग्रेजी इतिहास के पाल्मस्टन युग की सच्ची उपज थे, पाल्मस्टन के युग का। वो अंग्रेजी जाति और उनकी संस्थाओं में प्रवरता में पूर्ण विश्वास रखते थे। ये भी वैसे ही कि गोरे इंग्लिशमैन अच्छे होते हैं, ये भी उसी सोच के इंसान थे। वास्तव में उन्होंने भारतीय शिक्षा में बहुत से समर्थकों से अधिक उत्तम दृष्टि का प्रदर्शन किया। उसने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाई, जिससे अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनकी सिफारिशें निम्नलिखित थीं। अब इनकी सिफारिशें क्या सब थी? एक एक सिफारिश बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे याद होने चाहिए, लिख के याद करना इसको जैसे भी हो। पहला, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। स्पष्ट रूप से सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। सरकार कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करेगा। शिक्षा के माध्यम के विषय में यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम अंग्रेजी है। हायर एजुकेशन इंग्लिश में, हायर एजुकेशन इंग्लिश में। परंतु इसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था। इसने बोला कि देसी भाषाओं को भी छोड़ो मत आप, क्योंकि ऐसा समझा गया कि यूरोपीय ज्ञान देसी भाषाओं द्वारा ही जनसाधारण तक पहुंच पाएगा। उसने बोला कि यूरोपीय ज्ञान अगर आपको सब तक पहुंचाना है तो आप अगर उसको देसी भाषा में सब तक पहुंचाओगे तो वो ज़्यादा आसानी से पहुंचेगा। तो हायर एजुकेशन के लिए क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा प्रस्ताव पर पढ़ते हैं, ये समिति का सुझाव है। तीसरा है कि यह प्रस्ताव किया गया कि ग्रामों में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। जो प्राइमरी एजुकेशन होगा वो देसी भाषा में। उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर, जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनमें हम क्या करेंगे? उनमें देसी के साथ साथ हम विदेशी भी मिलाएंगे। वो विदेशी नहीं, देसी के साथ साथ जो इंग्लिश भाषा है इसको भी मिक्स करो, ठीक ना? इसीलिए कई जगह क्या होता है ना, बिहार सब में भी बहुत समय के बाद भी हुआ था कि 10वीं 11वीं के बाद लोगों को इंग्लिश पढ़ना पड़ता था। तो देसी के साथ साथ इंग्लिश को मिक्स किया गया। देसी के एंग्लो वर्नाकुलर, प्राइमरी में कौन सा? सिर्फ वर्नाकुलर यानी कि देसी भाषा। और हायर में कौन सा? सिर्फ इंग्लिश भाषा। और सेकेंडरी स्तर पर कौन सा? दोनों। समझ में आ गया होगा। हाई स्कूल संबंधित कॉलेज खोले जाएं। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाई गई। यह सहायता अनुदान इस बात पर निर्भर थी कि वे संस्थाएं योग्यता प्राप्त अध्यापक ही नियुक्त करें और शिक्षा के उचित स्तर को बनाए रखें। लेकिन ये सारे काम सरकार को नहीं करना था, इसमें निजी को भी उन्होंने लाया कि भाई सब लोग पैसा लगाओ। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक अधीन लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्थापित किया गया, जो कार्य की उन्नति पर दृष्टि रखे और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंदन में जो यूनिवर्सिटी थी उसके आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी था उस समय, बम्बई प्रेसिडेंसी था और मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोला गया था। इन विश्वविद्यालय के संविधान में एक कुलपति, उपकुलपति, एक सेनेट और उसके अधिसदस्य फेलोज, जो सब सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे, का प्रावधान था। विश्वविद्यालय में वह विद्या के
विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं लेनी होती थी और जो उपाधियां देनी होती थी, विश्वविद्यालय को यह भी अनुमति थी कि वह विद्या के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्राध्यापकों की नियुक्ति कर सके। मतलब विश्वविद्यालय की एक तरह उन्होंने ऑटोनॉमी दी बहुत सारी चीज़ों की। किसके तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय भारत में तीनों प्रेसिडेंसी में खोला गया। इस पत्र में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, जो टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, इन दोनों को भी महत्व दिया गया। वुड डिस्पैच पढ़ने अभी लोग 8वां पॉइंट है कि इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। अब टीचर्स भी तो चाहिए, तो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज जब खुलेगा तो उनमें जो शिक्षक जाएंगे तो शिक्षक भी तो ट्रेंड होने चाहिए ना। उनको ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना की भी सिफारिश की गई कि भाई टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए भी आप कॉलेज वगैरह खोलोगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी वुड डिस्पैच की जो मानी जाती है, भारत में पहली बार संस्थागत रूप से महिला शिक्षा को समर्थन दिया गया। महिलाओं पर जब भी लेख लिखना, जब भी उनके एम्पावरमेंट की बात आए, जब भी महिला शिक्षा की बात आए, जब भी कभी महिलाओं के सोशल इशू में जिक्र हो, ऐसे में जिक्र हो, या शिक्षा के विकास में जिक्र हो, या महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात आए, महिला शिक्षा की बात आएगा तो हम उसमें वुड डिस्पैच को ज़रूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार भारत में, प्राचीन भारत के बाद से लेकर आधुनिक भारत तक में पहली बार संस्थागत रूप से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया इसके बाद। ठीक ना? तो यहाँ तक ये था 9 पॉइंट वुड का डिस्पैच। इस नई शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी नमूनों की दास्तापूर्ण अनुकृति थी, बिल्कुल दास्तापूर्ण थी। जो वो पढ़ रहे थे वही हमें वो पढ़ा रहे थे। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हर चीज़ उनसे अलग था। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि फ़ोटो कॉपी बना दो इसको हमारे यहाँ का, ताकि ये लोग सिर्फ नौकरी करने लायक रह जाएं। चार्ल्स वुड के पत्र की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई। पुरानी शिक्षा परिषद और लोक शिक्षा समिति का स्थान पर 1855 में लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्थापित कर दिया गया। तीनों विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 1857 में अस्तित्व में आ गए। जब 1857 में पूरे देश में विद्रोह चल रहा था, उसी समय देश में 3 विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। कौन कौन सा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। उसके बाद से मुख्यतः बेथुन के प्रयत्नों द्वारा, जो बेथुन है या बेटन कहा जाता है, कि प्रयत्नों द्वारा कुछ महिला पाठशालाओं की भी स्थापना भी की गई और सरकार के अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाई गई महिला विश्वविद्यालयों को। वुड द्वारा अनुमोदित विधियों और आदर्शों का लगभग 50 वर्ष तक बोलबाला रहा। वुड ने जो दिए वो लगभग 50 वर्षों तक उसका बोलबाला रहा, इसकी सिफारिशों का। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ। बहुत सी संस्थाएं स्थापित की गई। इन दिनों संस्थाओं के मुख्य अध्यापक और आचार्य प्रायः यूरोपीय ही होते थे। जो प्रिंसिपल होते थे वो सभी यूरोपीय ही होते थे। परंतु ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी अपना योगदान किया और सनय सनय निजी भारतीय प्रयत्न इस क्षेत्र में दिखाई देने लगा। जो भारत के व्यापारी वगैरह होते थे उन्होंने भी इस क्षेत्र में प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अगला है हंटर शिक्षा आयोग। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। 1854 में जो वुड डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा पद्धति लागू की गई, उसके बाद प्रगति क्या हुई, उस प्रगति को देखने के लिए हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया। इस एक कारण यह भी था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा वुड के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रही है। वहाँ पर जो पादरी लोग थे वो लोग प्रचार कर रहे थे भारत में शिक्षा वुड के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आयोग ऐसे सुझाव दे जिससे भारत में लोक शिक्षण की भिन्न शाखाएं एकत्रित हो सके, बढ़ सके, अर्थात समस्त भारत की प्राथमिक शिक्षक अध्ययन की समीक्षा की जाए। जो प्राइमरी शिक्षण अध्ययन है उसकी समीक्षा की जाए और देखा जाए कि कैसे इसका सुधार और विस्तार किया जा सकता है। इसका कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था। डब्ल्यू हंटर का यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं था, इसको याद रखना। इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समीक्षण तक ही सीमित रखा गया। केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में इनको हंटर जी को देना था सुझाव। एक हंटर आयोग बनेगा जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है ना। तो ये हंटर शिक्षा 1882-83 की बात हो रही है।
इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया, 200 प्रस्ताव पारित किए। इनके सुझाव निम्नलिखित थे। अब हंटर जी ने क्या क्या सुझाव दिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए? सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज भी हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन ही सबसे खराब है। खुद बताओ कि 12th तक कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हैं सब लोग? प्राइवेट में। और 12th के बाद चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, IIT में, NIT में या किसी में भी एडमिशन मिल जाए, है ना। विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषयों में हो, निजी प्रयत्नों का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके विराम भी देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन को भी निजी लोगों के लिए ही छोड़ दो कि निजी लोग अगर प्रयत्न करेंगे तो ही प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्डों को दे दिया जाए। जो उस समय नगर बोर्ड बने थे, जिला बोर्ड बने थे, उनको बोला गया कि प्राथमिक पाठशालाओं को आप नियंत्रण करो, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह को। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते थे, सेस भी लगा सकते थे शिक्षा के लिए वो। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसमें 2 खंड हो। एक हो साहित्यिक जो होता है, जो विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे, जिनको साहित्यिक एजुकेशन चाहिए, जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उनके लिए हो साहित्यिक शिक्षा। और दूसरी हो व्यवसायिक, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा देके उनको व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। उनको फिर यूनिवर्सिटी में नहीं ढकेलना, नहीं तुम भी MA करो, PhD करो, तब जाके तुम भी नौकरी करो, ऐसा नहीं, है ना। अगर आपको व्यावसायिक नौकरी चाहिए, व्यापारिक जीवन जीना है, तो आप सेकेंडरी से ही अलग हो जाइए। साहित्यिक वही पढ़ेंगे जिनको यूनिवर्सिटी में जाना होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सहायता अनुदान में उदारता और सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के अवसर होने चाहिए। जो निजी लोगों द्वारा संस्थापित विद्यालय है या पाठशाला है, उसको भी सरकारी विद्यालय के समान ही मान्यता मिलनी चाहिए। जितना शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए, और ये इस माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा पूर्ण रूपेण निजी हाथों में सौंप देनी चाहिए। यही था इनके तीसरे विचार। चौथा क्या दिया इन्होंने सुझाव? अंग आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगर थे तीनों, के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। इन्होंने बोला कि जो तीनों प्रेसिडेंसी है, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इनमें तो महिला शिक्षा जो थोड़ी बहुत है भी, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? उनको भी वहाँ पर भी महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वुड में भी महिला शिक्षा की बात थी, हंटर में भी महिला शिक्षा की बात आ गई, तो दोनों में आ गई। अभी याद रखना, पूछता है कई बार UPSC कि निम्न से किस समिति ने महिला शिक्षा पर बात की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस आयोग के सुझावों के पश्चात आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में दानी लोगों का विशेष सहयोग रहा। भारत के सभी भागों में सांप्रदायिक संस्थाएं भी बनने लगी। ये देखो, ये सारे पाठशालाओं की संख्या 1881-82 में 3916 थे, ये 5124 हो गए 1901-2 तक, और इसी तरह से 72 से 191 हो गए व्यावसायिक तथा कला विषय कॉलेज, और कॉलेज में छात्रों की संख्या भी 23,009 थी 1901-2 में, बहुत थी उसी माह के हिसाब से। पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीयों तथा प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में भी विशेष रुचि देखने को मिली। इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा विश्वविद्यालय भी बनने लग गए। 1882 में पंजाब में, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो जिसको कभी पूर्व का कैम्ब्रिज कहा जाता था। दुर्भाग्यपूर्वक अब उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 20वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष भारत में बढ़ती हुई राजनीतिक व्याग्रता और शिक्षा क्षेत्रों में वाद विवाद के वर्ष थे। जो 20वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष था 1900 ईस्वी से लेकर 1920, 25, 30 तक का समय, वो खूब वाद विवाद का समय था। शिक्षा संस्थाओं में राजनीतिक बेचैनी की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया हुई। सरकार का यह विचार था कि निजी प्रबंधन के अधीन संस्थाओं में स्तर गिरे हैं। सरकार ने बोला कि जब से हमने विश्वविद्यालयों और कॉलेज और माध्यमिक शिक्षा से अपना हाथ खींचा है, निजी लोगों को सौंपा है, निजी लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ बहुत अधिक अनुशासनहीनता है और ये संस्थाएं राजनीतिक क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने की कारखानाएं बन गई हैं। अब जब शिक्षा दोगे तो लोगों को पता तो चलेगा कि हाँ भाई, ये हम पे गुलामी से शासन करवा रहे हैं, हमसे हमें गुलाम बना के रख रहे हैं।
तो इन्होंने बोला कि कॉलेज में जो क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं सारे राष्ट्रवादियों ने यह तो स्वीकार किया कि स्तर गिर गए हैं, परंतु इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि सरकार निरक्षरता को दूर करने का भरसक प्रयत्न नहीं कर रही है। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ कॉलेज स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरा है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ही के निकम्मेपन के कारण गिरा है, आप ही स्तर नहीं उठा रहे हो, तभी तो गिरा है सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर। उन्होंने राष्ट्रवादी जो भारत के थे उन्होंने यही बोला। देख रहे हो राष्ट्रवादियों का वचन। कर्जन ने अपने प्रशासन को सुधारने के स्वाभाविक जोश में भारतीय शिक्षा को भी सुधारने का प्रयत्न किया। कर्जन बहुत प्रतिक्रियावादी वायसराय भारत का। इसने बोला कि हम तो इसको ठीक करके रहेंगे। कैसे ठीक करेंगे? तो इस पर नियंत्रण स्थापित कर लो जिससे यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा ना हो। तो उसने क्या किया? उसने मैकाले की नीति की आलोचना की और क्या कहा? कर्जन ने मैकाले की नीति की आलोचना की थी, इसको याद रखना। ओके, मैकाले की नीति की आलोचना की और कहा कि उसमें देसी भाषाओं के विरुद्ध पक्षपात था। उसने बोला कि मैकाले ने देसी भाषाओं को बढ़ावा नहीं दिया। उसने हीन स्तर के अध्यापक वर्ग और परीक्षाओं पर बल देने वाली शिक्षा पद्धति की भी कटी आलोचना की, परंतु उसके मुख्य उद्देश्य राजनीतिक थे, केवल आंशिक रूप से शैक्षिक। उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया और उसे गुण और दक्षता के नाम पर उचित ठहराया। उसने बोला कि विश्वविद्यालयों जो ऑटोनॉमी की तरह काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ते पढ़ाते हैं, उन पर नियंत्रण लगाओ, उनको अनुदान देना कम करो, उनको बोलो कि उसके गुण अच्छे नहीं हैं, दक्षता अच्छी नहीं है उनकी, इसलिए हम उन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को दृढ़ करने और राष्ट्रीयता की भावना के विकास को समाप्त करने का प्रयत्न कहा। तो जब कर्जन ने विश्वविद्यालय पर नियंत्रण करना चाहा तो राष्ट्रवादियों ने उसका विरोध किया था। अब इसी समय कर्जन क्या लाएगा? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ये पूछता है सीधा सीधा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? कौन था उस समय भारत का वायसराय? ओके ना? तो 1904 में कर्जन के समय पर लाया गया था। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। सितंबर 1901 ईस्वी में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। वो शिमला में रहता था क्योंकि वहाँ ग्रीष्मकाल में तो अंग्रेज वहीं रहते थे क्योंकि गर्मी पड़ती थी। समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन का आरंभ कर्जन के भाषण से हुआ। उसने भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और कहा कि हम लोग यहाँ शिक्षा की एक पूर्णतया नई योजना बनाने और जनसाधारण पर इच्छा से अथवा अनिच्छा से उन पर लादने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, परंतु कालांतर में यह सिद्ध हुआ कि जो उसने कहा वह किया। सम्मेलन ने 150 प्रस्ताव पारित किए जो शिक्षा के सभी पक्षों से संबंधित थे। तदंतर एक आयोग सर टॉमस रैले, अब कौन सा कमीशन आएगा? रैले कमीशन, रैले कमेटी बनेगी, की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना था। देखो हंटर जो था, हंटर का क्या काम था? हंटर कमीशन का कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बोलना, सेकेंडरी के बारे में सुझाव देना। ओके, अब रैले आएंगे। रैले का क्या काम था? यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना, ठीक ना, सुझाव देना। अब है इसमें आगे कि उसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना, उनके संविधान और कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को इसकी परिधि से दूर रखा गया। फलस्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे। जब रैले कमीशन ने सुझाव दिया उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना, जिसमें प्रावधान क्या सब थे वो उसको पढ़ लेते हैं। कि विश्वविद्यालय को चाहिए कि अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों, प्रोफेसर्स तथा लेक्चरर्स की नियुक्ति का प्रबंध करे। अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला उसने। और पुस्तकालय स्थापित करे और विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने का भार अपने ऊपर ले। विश्वविद्यालय ये सभी काम खुद से करे, खुद से प्रोफेसर नियुक्त करे, लेक्चर नियुक्त करे, लाइब्रेरी बनाए और विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करे। विश्वविद्यालय के उपसदस्यों, फेलोज़ की संख्या 50 से न्यून अथवा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 फेलो वहाँ पर होने चाहिए, अधिक से अधिक 100 होना चाहिए। और ये उपसदस्य आजीवन न रहकर केवल 6 वर्ष के लिए ही रहना चाहिए। अगला है कि उपसदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 20 और शेष में 15 होनी चाहिए। जो फेलोज़ की संख्या होती है वो इन सब में 20 और 15 के आसपास होनी चाहिए।
विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सेनेट, जो विश्वविद्यालय में सेनेट होते थे, सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार, वीटो लगाने का पावर दे दिया गया कि हो सकता है कि विश्वविद्यालय अपने अच्छाई के लिए कुछ फैसले ले, लेकिन सरकार उसको बोले कि वीटो लगाओ, इसको बंद करो, ये गलत बोल रहे हैं। तो ये भी पावर अब सरकार को दे दिया गया। सरकार सेनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्धन अथवा संशोधन कर सकती थी, यदि चाहे तो नियम भी बना सकती थी। सारा नियंत्रण विश्वविद्यालय पर किसका हो गया? तो गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि उनको क्रांतिकारियों को नहीं बनने देना था। क्रांतिकारी जो बन रहे थे विश्वविद्यालयों में, उनको रोकना था। रिवॉल्यूशनरी जो तैयार हो रहे थे, जो भारत की गुलामी को पहचान पा रहे थे पढ़े लिखे लोग, उनको रोकना था। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय नॉन गवर्नमेंट कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण अधिक कड़ा कर दिया गया। नॉन गवर्नमेंट जो थे उन पर भी सरकार का नियंत्रण लगाया गया, अर्थात संबंधित बनाने, एफिलिएशन की शर्तें अधिक कड़ी हो गई। सिंडिकेट को कॉलेज का समय समय पर निरीक्षण करने का भार सौंपा गया। एक यूनिवर्सिटी होती है, उससे 50 कॉलेज जो जुड़े होते हैं, उनकी बात कर रहा है ये। अब आपको आसानी से यूनिवर्सिटी से आपको मान्यता नहीं मिलेगी आपके कॉलेज को। समय समय पर निरीक्षण किया गया। इन कॉलेजों को अपनी कार्य क्षमता उचित स्तर पर रखनी होगी और संबंध के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। आपको अगर यूनिवर्सिटी से संबंध होना है तो आपको, आपका कॉलेज है, मान लो ए नाम का कॉलेज, आपको उसको DU से जोड़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी अपने आप से तय नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जनरल को इस विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया कि विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रीय सीमा होगी वो भी अब कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर जनरल। ये था कौन सा? हंटर कमीशन, सॉरी रैले कमीशन। ये रैले था। रैले के बाद जो यूनिवर्सिटी एक्ट बना, ये उस एक्ट की बात हो रही थी। उसके बाद है कि विधान परिषद के अंदर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों ने अधिनियम की कड़ी आलोचना की। यहाँ तक कि 1917 में सैंडलर आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1904 के अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन के रह गया। जो रैले कमीशन बना है 1904 में, यूनिवर्सिटी एक्ट आई है 1904 में, और 1917 में जो आई है सैंडलर आयोग, उसने भी बोला कि 1904 का जो यूनिवर्सिटी एक्ट है वो खराब था, इससे सरकारी नियंत्रण इस पर अत्यधिक हो गया। समझ रहे हो ना? कर्जन के जीवनी लेखक रॉन्डसे ने भी इस बात को स्वीकार किया। इस कार्य से जिस पर वायसराय ने इतना अधिक समय और विचार लगाया, जिसका इतना विरोध हुआ, शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वह पहले की भांति ही रही। परंतु कर्जन की इस नीति का यह परिणाम अवश्य हुआ कि 1902 से 5 लाख रुपए वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के सुधार के लिए निश्चित किया गया, और इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकार की नीति की एक नियत विशेषता बन गई। 5 लाख रुपये वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के सुधार के लिए दिए गए कि 5 लाख रुपये हम आपको देंगे। बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट था कर्जन के सुधार में। अगला है 21 फरवरी 1913 का शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी। कैसा लग रहा है? बहुत डिटेल में हम लोग शिक्षा विभाग, अब कोई भी PT हो, मेंस हो, इससे बाहर तो नहीं पूछ सकता है भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी ज़रूर है, लेकिन सारा कुछ एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब एक IAS IPS बनने के लिए तो एक लेक्चर तो देख ही सकते हो ना, है ना? 1906 में बड़ौदा जैसी प्रगतिशील रियासत ने, एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो रहा है एक टॉपिक, फिर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। 1906 में बड़ौदा जैसी प्रगतिशील रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा आरंभ कर दी थी। ये BPSC UPPCS वगैरह PT सब में खूब पूछा है, UPSC ने भी पूछा है इसके बारे में। जो भारत के शासक थे वो इतने, जितने हमें बताया जाते कि हमारे यहाँ के शासक बहुत ख़राब थे, ऐसा भी नहीं था। टीपू सुल्तान ने एक समय मिसाइल का उपयोग किया था पूरी दुनिया में पहली बार। 1906 में बड़ौदा जैसी प्रगतिशील रियासत ने जो प्राइमरी एजुकेशन होता है अनिवार्य, उसको शुरू कर दिया था, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, बड़ौदा रियासत ने। राष्ट्रवादी तत्वों ने पूछा कि सरकार समस्त ब्रिटिश भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। 1910 से 13 तक विधान परिषद में गोखले जी ने, इनका बड़ा योगदान है भारत में शिक्षा पद्धति को शुरू करवाने का। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत प्रयत्न किया। 21 फरवरी 1913 को प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा को सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया,
अपितु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार कर लिया। उसने क्या बोला कि हम अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन तो नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन हम निरक्षरता जो है, जो निरक्षरता है, उसको हम ख़त्म जरूर कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रगति थी। उसने प्रांतीय सरकारों को प्रेरणा दी कि वह समाज के निर्धन और अधिक पिछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध करे। इस क्षेत्र में आशकीय प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया। प्राइवेट जो लोग प्रयत्न कर रहे थे लोगों को शिक्षा देने का, उनको भी समर्थन दिया गया कि हाँ ठीक है भाई, आप लोग भी पढ़ाइए। माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठशालाओं को भी अधिक उत्तम बनाने का सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालय के संबंध में यह सुझाव स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में, पहले कहाँ था, सिर्फ प्रेसिडेंसी में खुला था 1857 ईस्वी में, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। अब क्या हो गया कि प्रत्येक प्रांत में, जितने ब्रिटिश प्रांत हैं वहाँ पर एक एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए और विश्वविद्यालय को शिक्षण कार्य अधिकाधिक करना चाहिए। ठीक ना, ये हो गया तुम्हारा 21 फरवरी 1913 का शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव जो आया। और इसमें कौन थे? गोखले साहब का बहुत बड़ा योगदान था कि भारत में जो एजुकेशन है उसको निरक्षरता खत्म करने के लिए लागू किया जाए। तो ये पूछता है कि भारत में शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयत्न किस भारतीय नेताओं में से करा है? उदारवादी थे, कांग्रेस उदारवाद से गोखले जी उनका था। अगला है कि सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। सैंडलर आयोग ने हमने भी पढ़ा कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की आलोचना की थी इसने। 1917 में सरकार ने, इनको भी डेट भी याद रखना सबका, वुड डिस्पैच 1854, फिर हंटर आता है 82-83 के आसपास, उसके बाद फिर रैले आता है 1904, उसके बाद फिर सैंडलर आता है। तो इसका डेट याद रखना, यूपीएससी ने दिया है, स्टेट भी देता है कि इनको सीक्वेंस में लगा दो जरा। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसके लिए ये सैंडलर आया गया? सैंडलर लाया गया मुख्य रूप से किसके लिए? यहाँ पर लिखा हुआ है कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन के लिए। मुख्य रूप से कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो विश्वविद्यालय था उसके लिए लाया गया था सैंडलर, कलकत्ता के लिए। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो वहाँ के उपकुलपति थे, नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य में 2 भारतीय थे, सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इनका नाम पूछ सकता है कि सैंडलर कमीशन जो आए थे उसमें 2 भारतीय कौन थे? तो ये दोनों थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। अगर माध्यमिक शिक्षा खराब होगा तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन अपने आप खराब हो जाएगा, और अगर प्राइमरी एजुकेशन खराब होगा तो माध्यमिक खराब हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बीज अच्छे लगाएंगे तभी तो फल अच्छे मिलेंगे। 1904 के अधिनियम की कड़ी निंदा की इन्होंने ही, और यह बताया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो रहा है। जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनका कोई आपस में लेना देना है ही नहीं। यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, परंतु यह भारतीय विश्वविद्यालय के विषय में भी, अन्य भारतीय जो विश्वविद्यालय थे उनके बारे में भी सत्य था। इन्होंने तो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बोला, लेकिन कलकत्ता की जैसे ही हालत पूरे देश के विश्वविद्यालय का था उस समय। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि 12th तक आप स्कूल में पढ़ाओ। तो अभी भी 12th तक हम स्कूल में पढ़ते हैं, और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं, अपितु उत्तर माध्यमिक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के पश्चात विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। अभी भी तो यही होता है, जो 12th कर ले तो उसके बाद तो ग्रेजुएट करने हम विश्वविद्यालय वगैरह सब में जाते हैं। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाने चाहिए। ठीक ना? ये महाविद्यालय चाहे जो स्वतंत्र संस्था के रूप में रहें अथवा हाई स्कूल से संबंधित रहें। ठीक, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाना चाहिए। 12th तक स्कूलिंग, उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज। इसके प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन का सुझाव दिया गया। आज भी हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर शिक्षा बोर्ड। उत्तर माध्यमिक शिक्षा के चरण के पश्चात स्नातक, अब जब इंटरमीडिएट हो जाए तो उसके बाद बैचलर डिग्री, आज भी यही होता है, उसी के लिए कॉलेज आते हैं। शिक्षा के 3 वर्ष के होने चाहिए। कुछ साल पहले 4 वर्ष का बैचलर डिग्री शुरू हुआ है हर कॉलेज में, नहीं तो बीटेक 4 वर्ष का होता था, बाकी तो सब 3-3 वर्ष के होते थे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रावीण्य
साधारण पाठ्यक्रम से भिन्न होना चाहिए। ऑनर्स पाठ्यक्रम जो है, जो बाकी सब्जेक्ट है उनसे एक ऑनर्स पेपर अलग होना चाहिए। तो ये समझ गए होंगे आज का भी जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई वो कहाँ से व्यवस्था से आया है। सैंडलर आयोग जी ने सुझाव दिया था, उसमें से बहुत सारे माने गए थे। विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने में कोई कठोरता नहीं होनी चाहिए। पुराने संबंधी विश्वविद्यालय एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे, एक है LNMU दरभंगा में, LNMU मालो दरभंगा में है। इसका कॉलेज बहुत दूर दूर तक बिखरा हुआ है, यूनिवर्सिटी है ये, बाकी बिखरे हुए हैं। तब इसके बिखरे हुए कॉलेज ऐसे नहीं होने चाहिए। के स्थान पर एक केंद्रीय एकाकी आवासीय अध्यापन और स्वायत्ततापूर्ण संस्थाएं बननी चाहिए। आवासिक हो ये और केंद्रीकृत हो, एक ही जगह रह के आप सब कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भार कम करने के लिए ढाका में एक एकाकी और अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इसी प्रकार प्रयत्न होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालय के केंद्र बन सके। कलकत्ता और ढाका कितना दूर दूर है, लेकिन वहाँ तक के सारे कॉलेज भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबद्ध थे। उन्होंने बोला कि ढाका में भी एक यूनिवर्सिटी बना दो। समझ रहे हो ना। महिला शिक्षा की भी बात कर दी इन्होंने, सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनना चाहिए। अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि वह व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम का प्रबंध करे। किसमें? व्यवहारिक विज्ञान जो होते हैं, जो हमारे लाइफ में अप्लाइड साइंस होते हैं, और जो उसके बाद से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रमों का भी प्रबंध करे। उसके लिए अध्ययन और अभ्यास प्राप्त करने का प्रबंध करे। डिप्लोमा और स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का भी प्रबंध करे विश्वविद्यालय। और इस प्रकार विश्वविद्यालय को व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए। आपको व्यावसायिक कॉलेज भी खोलना चाहिए। डिप्लोमा की बात कर दी, डिग्री की बात कर दी, और यूनिवर्सिटी केंद्रीकृत होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। 12th तक स्कूलिंग होना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज होना चाहिए, उसके बाद स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट विश्वविद्यालय स्तर पर हो। माध्यमिक शिक्षा को सुधारना चाहिए, तब जाके हमारा यूनिवर्सिटी शिक्षा सुधरेगा। ये सभी किनका था? सैंडलर का 1917 में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन कदाचित ये पूरे देश के विश्वविद्यालय को सुधारने की बात साबित हो गई। 1916 से 1921 के बीच नए विश्वविद्यालय मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया अस्तित्व में आए। 16 से 21 के बीच में ये सारे, पटना विश्वविद्यालय भी आया। 1920 में सरकार ने सैंडलर आयोग की रिपोर्ट के सभी प्रांतीय सरकारों की सिफारिश की कि इसको भाई सब लोग अपना लो। बहुत अच्छी बात कर गया ये आदमी सैंडलर, सब लोग इसको अपना लो। तो सैंडलर आयोग तक हमने पढ़ लिया है। अगला है दोहरी शासन के अंतर्गत शिक्षा, 1919 के एक्ट के तहत। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधीन प्रांतों में शिक्षा विभाग लोक निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दे दिया गया। लोक निर्वाचित जो मंत्री होता था, अब मंत्री जी आ गए। केंद्रीय सरकार ने अब शिक्षा में रुचि रखनी बंद कर दी। जो प्रांत थे, जैसे मान लो एक बिहार प्रांत था, तो बिहार प्रांत की शिक्षा वहाँ के मंत्री को दे दी। केंद्र सरकार ने बोला कि टाटा भाई भाई हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी शिक्षा से, तुम अपना पढ़ाओ, बंद कर दी। और शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया। बोला कि हम पैसा भी नहीं देंगे। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारों ने यथेच्छा शिक्षा योजनाओं को हाथ में नहीं लिया। इतना होते हुए भी लोकोपकारी पुरुषों की सहायता शिक्षा बहुत विकास हुआ इसका। जब केंद्र सरकार ने पैसा देना ही बंद कर दिया, तो लोग जो थे भारत के धनाढ्य लोग, जिनको आज भी गाली दी जाती है, धनाढ्य लोगों ने शोषण किया, ये किया वो किया, उन्होंने भारत में शिक्षा को बिना पैसा सरकारी सहयोग के भी जीवित रखा। अगला है हर्टोग समिति। हर्टोग समिति 1929। शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने से अनिवार्य रूप से शिक्षा का स्तर में कमी आ गई। धड़ल्ले से जब सारे बीटेक कॉलेज खोले गए तो बीटेक वालों को किसी ने भी नहीं पूछा। बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती, बस यही तो होता है ना। तो वही चीज़ हुआ, स्तर में कमी आ गई। शैक्षणिक पद्धति के प्रति असंतोष बढ़ा कि भाई कैसी शिक्षा दे रहे हो जब हमें नौकरी नहीं मिल पा रही। 1929 में भारतीय परिनियत आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा। अब 1929 में कौन आ गए? हर्टोग आ गए। इस समिति की उपप्रतियाँ, फाइंडिंग्स निम्नलिखित थी। अब हर्टोग समिति की सिफारिशें पढ़ते हैं हम लोग। बस यही 5-6 समितियाँ हैं जिनके आधार पर हमारे पूरी शिक्षा पद्धति का निर्माण हुआ है।
अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1948-47 के बाद ना एक बीच में आयोग बना, उसके बाद 1986 में बना। और देखो अंग्रेज़ों ने 1854 के बाद से 1929 तक में 5 से ज़्यादा आयोग बना दिए शिक्षा के सुधार को लेके, और हमने 1986 से लेकर 2022 चल रहा है, अभी तक शिक्षा नीति लागू नहीं की है। समझ रहे हो ना? अब आगे मैं क्या बोलूँ, चलो इसकी फाइंडिंग्स पढ़ते हैं। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया। इसने क्या बोला? प्राइमरी एजुकेशन की पॉइंट होता है। जिस भी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन अच्छा मिल जाए उसका आगे का बहुत कुछ अच्छा ही होता है। समझ रहे हो ना? प्राइमरी एजुकेशन आपका अच्छा नहीं, आप सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा आप सोच भी नहीं सकते हो तब तक कि जब तक अपने कैपेबिलिटी ना हो कि हाँ भाई कहीं का कंपटीशन निकाल लो। राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की निंदा की। सुधार और एकीकरण, इम्प्रूवमेंट एंड कंसोलिडेशन की नीति की सिफारिश की इसने कि प्राथमिक शिक्षा के लिए यही होना चाहिए, सुधार करो और एकीकरण करो। माध्यमिक शिक्षा के विषय में भी क्या कहा इन्होंने? मैट्रिक परीक्षा पर ही बल दिया। बहुत अनुचित विद्यार्थी इसको विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग समझते हैं। इसने सिफारिश की कि ग्रामीण प्रवृत्ति, रूरल विद्यार्थियों के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल के स्तर पर रोका जाए, कॉलेज प्रवेश पर रोक लगाई जाए, उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए। इसने बोला कि जो ग्रामीण मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनको कॉलेज स्तर पर रोक लगा दी जाए उन पर, क्योंकि उस समय गांव घर में उतने अच्छे स्कूल नहीं थे कि वो बच्चे यूनिवर्सिटी को जाके फेस कर सके। समझ रहे हो ना? यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बना के रखना था उनको। तो इन्होंने बोला कि उनको गांव घर के बच्चों को आप व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दे दो, जिससे ये नौकरी चाकरी करने लग जाए, उद्योग धंधे में काम करने लग जाए या अपना कोई व्यापार शुरू कर सकेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और विवेकहीन प्रवेश की आलोचना की गई, जिससे स्तर गिरते हैं। मैंने बोला ना कि यूनिवर्सिटी का स्तर नहीं गिरने देना चाह रहे थे ये लोग। यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य तक ही अपने आप को सीमित रखे और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं उन्हें अच्छी और उच्च शिक्षा दी जाए। योग्यता, जो योग्य नहीं है उसको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का शिक्षा, उनको नौकरी करने लायक शिक्षा दे दो, जिससे वो नौकरी कर सकें और वो यूनिवर्सिटी में भीड़ ना बनाएं, जिससे यूनिवर्सिटी का स्तर खराब ना हो। समझ रहे हो ना बातों को? अगर आपको पीएचडी करके भी बैंक का ही फॉर्म भरना है, पीएचडी करके भी, तो ऐसी पीएचडी के लिए उन्होंने बोला कि इससे स्तर गिरता है यूनिवर्सिटी का। समझ रहे हो ना? यूनिवर्सिटी यानी कि उनके लिए होता था कि शोध प्रशिक्षण का संस्थान। मूल शिक्षा की वर्धा योजना। अब ये एक वर्धा योजना आया, महात्मा गांधी जी का लेके आए कि भाई प्राइमरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में महात्मा गांधी जी का जो विचार है, इसको कहीं हद तक हमारी नई शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत जगह देने की कोशिश की गई है। क्या है इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। लोकप्रिय मंत्रिमंडल 1937 कार्य करने लगा। 1937 में सब जगह, बिहार में भी, बंगाल में, उसके बाद से पंजाब में, सब जगह अपनी अपनी सरकार बन गई। उसके बाद से क्या हुआ? तो 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। यही है वर्धा शिक्षा एजुकेशन बेसिस, ठीक है ना? जो उनके लेख हैं ना, एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षा, बेसिक एजुकेशन अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। जो महात्मा गांधी ने 1937 में जब प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई भारत में बहुत सारे प्रांतों को, और वहाँ पर जब प्रांतों को दे दिया गया कि भाई तुम ही एजुकेशन दो, तो गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में लेखों की एक श्रृंखला छाप दी और उस श्रृंखला में बोला कि भाई बेसिक एजुकेशन जो है वो कैसे देना है, ये आओ हम तुम्हें सिखाते हैं। तो ठीक है, सिखाओ, देखते हैं गांधी बाबा क्या सब बोल रहे हैं। जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। जाकिर हुसैन जो है उन्होंने इस समिति का योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। क्या किया उन्होंने कि कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण, प्रशासन के सुझाव भी दिए। जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पाद कार्य, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क था। बेसिक एजुकेशन में ही विद्यार्थियों को मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर बच्चा में इतनी काबिलियत हो कि वो अपने लिए 2 रोटी का इंतजाम बचपन से ही करने के उसमें काबिलियत आ जाए।
जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबंध हो जाता। समझ रहे हो ना, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क से। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष तक विद्याध्ययन कराना था। मातृभाषा में जो उनका अपना बचपन से जो हम भाषा बोलते हैं वही हमारा मातृभाषा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने और मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने से यह योजना खटाई में पड़ गई। इस कार्य को 1947 के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने हाथों में लिया था। अगला है शिक्षा की सार्जेंट योजना, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1944 ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे प्रायः सार्जेंट योजना कहा जाता है। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रणदाता एजुकेशनल एडवाइजर थे। जॉन सार्जेंट, सीधा स्टेट बीसीएस का क्वेश्चन कि सार्जेंट योजना में भारत सरकार के कौन थे एजुकेशनल एडवाइजर? तो जॉन सार्जेंट थे, उन्हीं के नाम पर तो योजना का नाम ही था। इसके अनुसार देश में प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स, विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, जिसमें कनिष्ठ और उच्च आधार विद्यालय, जूनियर एंड सीनियर बेसिक स्कूल स्थापित करने थे। शिक्षा के सार्जेंट योजना में क्या था कि एलिमेंट्री स्कूल स्थापित करो, हाई स्कूल स्थापित करो और जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूल को स्थापित करो। और 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाने की योजना थी। अभी तक में हमें यहीं पर मिला है। अभी क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, और इसमें क्या था, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त 11 से 17 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष की और शिक्षा की व्यवस्था थी। ये उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होने थे। कौन सा? एक एकेडमिक विद्यालय होना था, एकेडमिक, और दूसरा प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए होना था। एक एकेडमिक हो गया जैसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, और एक प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़, उनकी तरह होना था। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक इंटरमीडिएट श्रेणी समाप्त कर देनी थी। इंटरमीडिएट की जो श्रेणी थी उसको ही समाप्त कर देनी थी। तो ये सीधा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस योजना या किस समिति ने बताया था कि इंटरमीडिएट श्रेणी को समाप्त कर देना चाहिए? तो सार्जेंट प्लान का हिस्सा था। इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होना था। 40 वर्षों में देश के शिक्षा का पूरा पुनर्निर्माण कर देना था। तदंतर खेर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया था। अगला है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन जो हैं उनके नाम पर आयोग था, उन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की थी। 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और उनके सुधारों के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। अगस्त 1949 में दी गई इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं, और आपको पता होगा कि यही सिफारिशें हमारे एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन नई वाली एजुकेशन पॉलिसी तक यही लागू रही है। मेन खाका यही था हमारी एजुकेशन को। 1986 में भी इसको कोई टच नहीं किया गया। ज़्यादा पढ़ते हैं फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ यही तो होता था। विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन, 12 तक यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग पढ़ते हैं। 12 के बाद पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलग अलग यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालयों में परीक्षा के दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिनों की पढ़ाई होना चाहिए। 180 दिन 6 महीना लगभग में पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताह के 3 सत्रों में बटा होना चाहिए। 3 सेमेस्टर में ये बटा होना चाहिए लगभग में। उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। कौन सा? जनरल एजुकेशन, संस्कारी शिक्षण लिबरल एजुकेशन, और व्यावसायिक ऑक्यूपेशन एजुकेशन। कौन कौन सा? जनरल एजुकेशन, संस्कारी शिक्षण लिबरल एजुकेशन। संस्कारी यहाँ पर इथिकल ज़्यादा वो होता, इथिकल एजुकेशन होता, लिबरल से ज़्यादा अच्छा इथिकल होता। व्यावसायिक शिक्षा ऑक्यूपेशन एजुकेशन, इसमें पहली शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। सामान्य शिक्षा जो है, जो एक इंसान को इंसान बना सके, इस पर बल देना चाहिए, जो सबको उपलब्ध हो, क्योंकि अब तक इनके महत्व को समझा नहीं गया। इसी प्रकार कृषि, वाणिज्य, विद्या, अभियांत्रिकी, तकनीक, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, विधि, आयुर्विज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए। वर्तमान अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। जो उस समय के इंजीनियरिंग कॉलेज थे, टेक्निकल कॉलेज थे, उनको राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए, उनको राष्ट्रीयकृत कर दो।
समझ रहे हो ना, और उनके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विश्वविद्यालय का स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला था कि आईएएस का एग्ज़ाम या पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, 12th पास करके दे सकते हो, लेकिन बाद में चूँकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती इसलिए इसको नहीं माना गया। चूँकि स्नातकीय उपाधि के लिए 3 वर्ष लगते हैं, अतएव एक वांछनीय नहीं है कि सभी वर्षों के कार्य हम एक ही परीक्षा से विवेचना करें। यथासंभव भिन्न भिन्न विषयों के भिन्न भिन्न स्तरों पर परीक्षा हो। ऐसा नहीं हो कि 3 साल ग्रेजुएट में लगते, 3 साल के बाद एक ही बार फाइनल एग्जाम लेना चाहिए। अलग अलग स्तर पर ग्रेजुएट में एग्जामिनेशन होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक समान किए जाएँ, ऊँचे उठाए जाएँ। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का राधाकृष्णन जी ने 1900 कब दिया था, 1900 देख लो ऊपर भूल जाते हैं, 48-49 ईस्वी में दिया था। अध्यापकों की वेतन में वृद्धि की जाए। ठीक है भाई, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाकर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। तो यूजीसी किनकी सिफारिश पर बना था? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर बना था। अगला है यूजीसी। अब यूजीसी जो इन्होंने बोला बन तो गया, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों पर को कार्यान्वित करने के लिए 1953 में विश्वविद्यालय आयोग अनुदान बनाया दिया गया। इसे संसद के अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्तापूर्णक परिणति पद ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्तरों का निश्चित करना, उनका समन्वय करना इसी का उत्तरदायित्व था। इसके लिए सरकार पर्याप्त धन की व्यवस्था करती थी। राधाकृष्णन आयोग के बाद मुख्य रूप से कौन सा आयोग आया? कोठारी आयोग। 1964 से 66 आज़ादी के बाद के इतिहास भी पूछता है यूपीएससी प्रीलियम में। जैसे उसने पूछ लिया था एसबीआई की स्थापना कब हुई, समझ रहे हो ना, बोल दिया था सीक्वेंस लगाओ इन सबको, इसलिए इन सबको याद रखना। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66। जुलाई 1964 में एक आयोग डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, जिसे सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत, नीतियों की रूपरेखा बनाने का आदेश था। इसमें कोठारी आयोग में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस इत्यादि से प्रमुख शिक्षाविद वैज्ञानिक इससे संबद्ध किए गए कि भाई सब लोग आओ मिल के बनाओ भारत के लिए अलग से शिक्षा नीति। यूनेस्को सचिवालय ने श्री जेएफ मैकडुअल की सेवाएं उपलब्ध कराईं, जिन्हें एक सहायक सचिव के रूप में अपने आयोग में कार्य किया। आयोग ने यह स्वीकार किया शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त सांस्कृतिक, आर्थिक तथा आत्मिक विकास तथा प्रगति के निर्णायक हैं। इसने वर्तमान पद्धति की कठोरता की आलोचना की। इसने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भारत का बहुत रिजिड है टाइप का है, और शिक्षा नीति में उस लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल हो। जो नई शिक्षा नीति हमें देखने को मिलती है, उसका विश्वास था कि वह देश में प्रशैक्षणिक क्रांति लाने के दिशा में प्रथम चरण होगा। यानी कि शिक्षा में अगर हम थोड़ा सा कठोरता को ना अपनाएं तो। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा का अनिवार्य अंग के रूप में सोशल सर्विस और कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस इत्यादि सम्मिलित हो आरंभ किया जाए। हर स्तर पर शिक्षा के ये संभव हो। सोशल सर्विस और मैनुअल वर्क, मतलब आदमी ऐसा ना हो किताबी ज्ञान हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी हो, हाथ से कुछ काम कर सकता हो, उसको ऐसी शिक्षा हो, समझ लो ना। और सोशल सर्विस की भी शिक्षा देनी है। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन और सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, समझ रहे हो ना। मोरल एजुकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चों को पता होना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? ये कोठारी आयोग है। कोठारी आयोग जो बना है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। विद्यालय को अपने इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि उन्हें युवकों को विद्यालय के संसार से कार्य तथा जीवन के संसार में ले जाने में सहायता देनी है। समझ रहे हो ना, विद्यालय के संसार से जीवन के संसार में आपको ले जाने में सहायता देनी है। विश्वविद्यालय को ये समझना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। उन्नत अध्ययन केंद्र, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ को अधिक सुदृढ़ बनाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी संस्था ऐसी बनाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हो उसके अंदर। विद्यालय के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा श्रेणी पर विशेष बल देना चाहिए। क्वालिटी और क्या बोलते हैं उसको, प्रशिक्षण देना चाहिए, समझ रहे हो ना। शिक्षा के ट्रेनिंग और क्वालिटी पर विशेष बल देना चाहिए।
शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये थे कोठारी आयोग तक। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसको थोड़ा सा एक वो कर लेते हैं। 1968 मुझसे पहले आया था। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जो उस समय के 1968 के बाद 86 में आई, और 86 के बाद से 2022 हो गए हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ है। 68 में क्या बोला गया था? 14 वर्ष तक आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अध्यापकों के लिए पद तथा वेतन में वृद्धि, 3 भाषाई फॉर्मूले को स्वीकार करना, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, 3 भाषा फॉर्मूला उसी से में से चल रहा है। विज्ञान अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण, कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास, पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना, सस्ती पुस्तकों का उत्पादन, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। आज भी हम नहीं पहुंच पाए हैं 6% GDP का शिक्षा पर व्यय करने के लिए। अगला है नवीन शिक्षा नीति 1986। 86 में क्या आया, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। 86 में हमारी नवीन शिक्षा नीति आ गई। 86 में क्या सब लिखा गया कि 2000 ईस्वी तक इस समय की 36% साक्षरता को 56% कर देना। उससे मात्र 36% था हमारी साक्षरता, बहुत ख़राब थे। अभी कितना है आप सबको पता होगा। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा सब तक पहुँचे। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना। 1990 तक 10% विद्यार्थी इसकी परिधि में आ जाए, 95 तक 25%, ये उस समय के हिसाब से रहा होगा। उच्चतर शिक्षा में सुधार लाना ताकि अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकता में निहित जो चुनौतियां विद्यमान हैं उनसे साक्षात करने के लिए अभिप्रेरित जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जाए। इतना सब बकवास है ये सब, इन सब को हमें नहीं पढ़ना है, बस यही था। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय रिक्त में गौरव अनुभव करे, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हो, सामाजिक न्याय समझे सब लोग, सोशल जस्टिस, देश की एकता अखंडता के प्रति अनुरक्त हो, और अंतर्राष्ट्रीय परंपराति के नियम में कट्टर विश्वासी बन जाए। तो ये हमने देश की शिक्षा विकास जो भारत के इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताना कि किस तरह का था, इसमें कुछ सुधार हो सकता है, क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। अगले लेक्चर से मैं कोशिश करूँगा, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर दूँगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हिस्ट्री का इससे पहले भी लेक्चर कई सारे मैंने लिए, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।